Hello people, I hope you're doing wonderful and here we are for another amazing session of revision of the टॉपिक सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है ना, तो हमारा जो सीरीज चल रहा है दैट इज अबाउट फंडिंग की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें आज एक बहुत ही चहेता टॉपिक आपका सिक्योरिटाइजेशन। बहुत ज्यादा स्टूडेंट चाह रहे थे कि इसके ऊपर एक टॉपिक है, बिकॉज कैसा है कि बच्चों को एक कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता है, राइट? तो सिक्योरिटाइजेशन इज सर्टेनली अ चैलेंजिंग टॉपिक, बट मार्क माय वर्ड्स, ये सेशन जब एंड होगा तब आपका ओपिनियन सेम नहीं रहने वाला है। ठीक है यारों, तो यारों जनरली आपने मेरा रिवीजन सेशन देखा होगा जो मैं भी कॉर्पोरेट फंडिंग के ला रहा हूं कि स्टार्ट करता हूं और भाई साहब बिना सांस लिए बैक टू बैक मैं सारे प्रोविजंस आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं कि इनिशियल कुछ मिनट्स में थोड़ा सा स्लो रहने वाला हूं। व्हाई आई विल टेल यू, लुक ऑफ कोर्स चैप्टर का स्ट्रक्चर पूरा मेरे पास यहाँ पे बनाया हुआ है कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, सब चीजें क्लियर है। बट बिफोर दैट आई वांट टू डिस्कस विथ यू व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटाइजेशन, बिकॉज अगर आप बच्चे को सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है ये नहीं पता है और आप सीधा टॉपिक में ये इसके फीचर्स तो ये इसके फीचर से पढ़ रहे हो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, कुछ समझेगा ही नहीं, राइट? सो आई एम जस्ट मेकिंग माय पेस अ लिटिल स्लो। तो ये समझना मत कि सर ये रिवीजन सेशंस के एंड में आप थक चुके हो, थका नहीं हूं मैं यार, ठीक है? इट इज जस्ट आई गेस कि सिक्योरिटाइजेशन का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा मैं प्यार से समझा दूं और उसके बाद में हम लोग सीधा बैक टू बैक चैप्टर का रिवीजन करते हैं, उसी पर तरह से हम आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन नोटिस आ रहा हूं कि कुछ बच्चे जो मुझसे रेगुलर बैच में नहीं पढ़े, राइट? तो डोंट गेट इनटू दिस मिसकंसेप्शन कि सर बस ये टॉपिक बता दिए यही पढ़ना है क्या? ऑफ कोर्स नॉट यारों, कि मैं यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विक टॉपिक्स होते हैं एक चैप्टर के, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस करता हूं। उसके अलावा 110% एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से मैं सजेस्ट करता हूं, रेगुलर बैच में पढ़ाता हूं और मैं हमेशा कहता हूं कि आपको सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने होते हैं, बट एक टाइम इफेक्टिव मैनर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका मैं यहाँ पे रिवीजन कराने की कोशिश करता हूं। तो आप बच्चों की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मेरे साथ रिवीजन किया, उसके बाद यू रीड फ्रॉम द मॉड्यूल। आप मॉड्यूल से पूरा रीड कर लो, जो मेरे बच्चे अपने रेगुलर नोट्स एडिशनल क्वेश्चन बुक से पढ़ लो, एंड यू विल रियलाइज कि अरे हाँ यार, हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है, राइट? सो दैट हैज टू बी द करेक्ट अप्रोच एंड यू विल रियलाइज कि हाँ ये सारे टॉपिक्स कवर्ड, जो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगता वो शायद यहाँ पे काफी आसान तरीके से हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज यार, आप में से जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर पिछला रिवीजन लेक्चर भी इसी शर्ट में था, तो मेरी बात समझ लो, कभी कभी मैं ऐसी पागल जैसी हरकतें करता हूं तो मुझ पर छोड़ दो, आप मस्ती से पढ़ाई करो, ठीक है? और यहां पर आ जाओ, चलो गधों, ठीक है? तो अननेसेसरी उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है गधों। चलिए, सो बिफोर स्टार्टिंग the quick revision of chapter, let's first talk about what do you mean by securitization। अच्छे समझना, भूल जाओ कि आपके एग्जाम सिर पर हैं, भूल जाओ ये बात और एकदम मस्ती समझ लो, कोई एक नई चीज समझ में आएगी आज। 100% फोकस यहाँ पे। चलिए, और आप में से कोई बालक ऐसे ना जिनको सर हमें अच्छे से पता है, जिसके रेगुलर बैच में क्लियर हमें अच्छे से याद है सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, तो यू कैन जस्ट फास्ट फॉरवर्ड इट अप एंड यू कैन सिंपली स्टार्ट विद द रिविजन पार्ट। चलो, सबसे पहले बात करते हैं आपके साथ व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटाइजेशन। चलिए, नॉर्मल कोई भी बैंक है, फोकस 100% चाहिए मुझे यहां पे आपका। नॉर्मल कोई भी बैंक कह रहा हूं, ठीक है? यहां पे बहुत सारे लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, सी, डी, ई, ये सब लोग हैं। इन सब लोगों ने बैंक से लोन लिया, इट्स अ कॉमन एक्टिविटी टू टेक लोन फ्रॉम बैंक। तो इन सब लोगों ने बैंक से लोन लिया है। Fair enough, right? So all of these people have taken loan from the bank of different amount. Of course, किसी ने 1 करोड़ का लिया है, किसी ने 2 करोड़ का लिया है, किसी ने 10 करोड़ का लिया है, किसी ने 100 करोड़ का लिया होगा। So these people have taken loan. But one thing is common कि कोई भी व्यक्ति अगर आज लोन लेता है बैंक से, तो बैंक उससे एक चीज मांगता है, दैट इज सिक्योरिटी। तो आप अगर आज होम लोन ले रहे हैं तो बदले में बैंक आपके मॉर्गेज पेपर्स लेगा। आप किसी भी प्रकार का लोन ले रहे हैं तो बैंक आपसे कोई ना कोई प्रॉपर्टी मांगता है, कोई ना कोई सिक्योरिटी मांगता है। तो इन सब लोगों ने बैंक को यह बात तो तय है कि सबने बैंक को सिक्योरिटी दी, सिक्योरिटी के रूप में कोई ना कोई असेट तो दिया है सबने। ये मत समझना सिर्फ ए या ई ने दिया है, बस जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं, हर एक ने दिया। रुको, नहीं 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 नहीं, मैं सबका बना दूंगा, मैं सबका बना दूंगा, बस राजी। तो इन सब ने सिक्योरिटी दी है, बहुत अच्छी बात है, एकदम खुश हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है? ऑल ऑफ दीज पीपल हैव टेकन लोन फ्रॉम द बैंक and they have given something as a security. Wonderful. Now, bank of course must be happy while giving loan because bank gets interest. Bank gets interest. मेरा आपसे एक सवाल है, बैंक अपनी बैलेंस शीट बनाता है, बैंक अपनी बैलेंस शीट बनाता है, तो ये जो लोन है जो बैंक ने दिए हैं, ये बैलेंस शीट में बैंक के असेट साइड पे आएंगे या लायबिलिटी साइड पे आएंगे? थिंक एंड टेल मी कि बैंक के लायबिलिटी साइड पे आएंगे या असेट साइड में आएंगे? थिंक फॉर अ सेकंड एंड टेल मी।
लोन तो लायबिलिटी होता है। अरे नहीं, अगर एक कंपनी ने लोन लिया है तो वो उसके लिए लायबिलिटी होता है, लेकिन अगर बैंक ने लोन दिया है तो बैंक के लिए तो वो असेट हो गया ना। दिस इज द लोन विच द बैंक हैज गिवन फॉर अ कंपनी। इफ अ कंपनी हैज टेकन लोन, दैट इज अ लायबिलिटी, वापस देना है। बट इफ अ कंपनी हैज गिवन लोन, वो तो एक असेट होता है ना जो वापस मिलेगा। सीएस प्रोफेशनल का बच्चा बैठा है सामने मेरे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहां पे कोई कंफ्यूजन बोल सके। ठीक है, तो 100% लोन इज अ टाइप ऑफ असेट फॉर अ बैंकिंग कंपनी। ये जो इतने सारे लोन दिए ना, ये बैंकिंग कंपनी के लिए अपना एक असेट है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, वेरी केयरफुली आंसर मी, इज दिस असेट अ लिक्विड असेट और इलिक्विड असेट? सर व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड इलिक्विड? ऑफ कोर्स आई होप, कम से कम मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चों को पता है, a liquid asset is which can be converted into cash very fast, almost equivalent to cash, फटाफट कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। illiquid asset जिसको कैश में कन्वर्ट होने में समय लगेगा। ये जो असेट है बैंक के लोन है, ये एक illiquid asset है, बिकॉज हर एक व्यक्ति ए बी सी डी इन्हें लोन लिया, इन्होंने अपने अपने टेन्योर का लिया ना, 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर। तो ये जो लोन मेरा असेट दिख रहा है, बट इस लोन के बिहाफ पे जो पैसे मुझे आने वाले हैं बहुत समय बाद आने वाले हैं, बहुत समय बाद आने वाले हैं। सो दिस इज एन इलिक्विड एसेट ऑफ द बैंक। तो बैंक की बैलेंस शीट में उसके लिक्विड एसेट्स हैं जो उसने लोन दिया है। सुनना मेरे साथ बहुत केयरफुली, मैं आपको यहां क्या पढ़ाने आया हूं? मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन को प्यार से कहा जाता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, अंडरस्टैंड, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, it is the process of converting illiquid assets into liquid. liquid म्हणजे काय? केस। केस समझते हो कि नहीं समझते हो? केस। तो लिक्विड इलिक्विड एसेट को लिक्विड में कन्वर्ट करना, उसको कैश में कन्वर्ट करने, इस प्रोसेस को ही सिक्योरिटाइजेशन कहा जाता है। सिक्योरिटाइजेशन को इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जाता है कि सिक्योरिटाइजेशन मींस व्हाट? इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच योर इलिक्विड एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एसेट। पैसा ही पैसा होगा बैंक के पास अगर ये लोन कन्वर्ट हो जाए कैश में। तो उसके लिए बैंक क्या कर सकता है? अब सुनना बहुत केयरफुली, अपना फोकस को 200% कर देना। उसके लिए बैंक क्या करता है? सुनना, एक एसपीवी बनता है। एसपीवी स्टैंड्स फॉर स्पेशल पर्पस व्हीकल, इसको स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी भी कह सकते हैं। एसपीवी एसपीडी, ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट होता है। सुनना ध्यान से, सुनना बहुत अच्छे से। ये बैंक इस स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इस एंटिटी को दे देता है अपने इलिक्विड एसेट्स। ये बैंक इस एसपीवी को दे देता है अपने इलिक्विड एसेट कि यार ये बैंक्स ने ये लोन दिए हैं, उसकी सिक्योरिटी आई हुई, बट इसका क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा है। अब सुनना ध्यान से, ये एसपीवी लगाता है दिमाग, ये एसपीवी लगाता है दिमाग कि यार ये जो इतने सारे लोगों ने लोन लिया है, ये बैंक का इलिक्विड एसेट है, इसमें उन्होंने सिक्योरिटी भी तो दे रखी है, लेकिन वो सिक्योरिटी उन्हीं के पास है, अगर वो डिफॉल्ट करेंगे तो हमको मिलेगा। ओके ओके ओके, ये लिक्विड एसेट, सुनना, ये लिक्विड एसेट क्या है? बैंक के लोन्स। ये एसपीवी क्या करता है? सुनना बहुत केयरफुली, ये एसपीवी नाउ इश्यूज सिक्योरिटीज। बहुत केयरफुली समझना, दिस एसपीवी नाउ इश्यूज सिक्योरिटीज ऑफरिंग इंटरेस्ट, ऑफरिंग इंटरेस्ट। जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह आते हैं ना कि ये बॉन्ड आया, इस पे इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सिक्योरिटी है, इस पे इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, इस प्रकार की ये सिक्योरिटी ऑफर करते हैं। तो दिस एसपीवी इज इशूइंग सिक्योरिटी। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, सुनना सुनना, मार्केट में इन्वेस्टर्स की कमी तो है ही नहीं, मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। ये इन्वेस्टर्स देखते हैं कि यार ये बैंक कोई सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है जिसपे बैंक 7% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो मार्केट में कुछ लोगों के पास सरप्लस मनी ना, आपके पास भी तो होगा, आपके पिताजी माताजी भी कभी सुना होगा कि थोड़ा पैसा है एफडी करा लेते हैं बैंक में। तो जैसे एफडी भी एक बैंक का ही ऑफर किया हुआ इंस्ट्रूमेंट है, उसी तरह से बैंक दूसरी सिक्योरिटीज ऑफर कर रहा है, इस पे बैंक 7% का इंटरेस्ट दे रहा है आपको। तो आपने कहा सही है। सो इन्वेस्टर गिव्स देयर मनी टू दिस एसपीवी, बदले में एसपीवी हैज गिवन सिक्योरिटी टू द इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर के पास में सिक्योरिटी आ चुकी है कि हाँ यार ये है हमारे पास में डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये हमें 5 साल बाद 10 साल बाद जो भी टेन्योर है इसके बाद रिडीम हो जाएगा, और तब तक एवरी ईयर हमें 7% का इंटरेस्ट मिलता होगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं,
इंटरेस्ट रेट 7%। सुनना मेरी बात को अच्छे से, अगर ये इन्वेस्टर मांगते हैं कि नहीं हमें तो कुछ सिक्योरिटी भी चाहिए, हमें तो कुछ सिक्योरिटी भी चाहिए वरना हम बॉन्ड नहीं देंगे, तो कभी कभी ये एसपीवी सिक्योरिटी भी दे देती है। सिक्योरिटी के रूप में क्या देती है सुनना, ये जो जिन लोगों ने लोन लिया था ना, इन्होंने जो सिक्योरिटी दे रखी है ना कि अगर हम डिफॉल्ट करते हैं सिक्योरिटी तुम्हारी, वही सिक्योरिटी बैंक एसपीवी को देता है। वही लोन दिया तो लोन के साथ में सिक्योरिटी भी जा रही है, एंड एसपीवी वही सिक्योरिटी इन इन्वेस्टर्स को दिखा देता है कि अगर आपके लोन का रीपे नहीं हो पाया तो ये इतने सारे असेट्स हैं, ये देखो यहाँ पे बंगलो है, यहाँ पर ये चीज है, इनको बेच के आपका रीपेमेंट कर दिया जाएगा। उसकी नौबत नहीं आती है, बट हाँ ऐसी भी जरूरत हो सकती है अगर वो सिक्योर्ड मांगते हैं तो। सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से। अब बैंक के लिए क्या हो चुका है सुनना, मुझे बताओ बैंक ने ए बी सी डी ई इनको जब लोन दिया होगा, इनको जब लोन दिया होगा, क्या लगता है कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया होगा, कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया गया? कल आप क्या करिएगा, अपने घर के, अभी मत जाइएगा, अभी इस हालात में मत जाइएगा, आप अपने घर के बाहर निकलिएगा और बैंक में जाके या फिर फोन करके पूछेगा कि हमको लेना है लोन, क्या इंटरेस्ट रेट लगाओगे? वो आपको बोलेंगे 12%, 13%, 14%, 15%। और अगर एनबीएफसी फोन कर दिया तो लिमिटलेस बोलेंगे, वो तो कोई लिमिट ही नहीं है उनके लोन के इंटरेस्ट पे। तो सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज ये इंटरेस्ट रेट देते होंगे तकरीबन भी मैं 12% तो प्रिज्यूम कर ही सकता हूं, 12% इज अ फेयर प्रिजम्पशन। सो नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, जब इस एसपीवी के पास इतना सारा पैसा आया, लोगों ने सिक्योरिटी खरीदी, पैसा आया, ये एसपीवी ने ये पैसा अगर बैंक को दिया, सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड इज बैंक का जो ये इलिक्विड एसेट था, इसकी जगह बैंक के पास अब लिक्विड एसेट आ गया ना। बैंक का जो इलिक्विड एसेट था उसकी जगह बैंक के पास लिक्विड एसेट आ गया ना। इसी को तो सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं, इसी को तो सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। सुनना मेरी बात को केयरफुली। तो होता क्या सिक्योरिटाइजेशन में, ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यू किया ना, इश्यूइंग सिक्योरिटीज, दिस सिक्योरिटी इज नथिंग, दिस सिक्योरिटी इज नथिंग बट securitized debt instrument. This security is nothing but securitized debt instrument. कहने का मतलब है कि यार सर तो ये इन लोन की जरूरत क्या थी? अरे भैया जी अगर ये लोन बैकएंड पे नहीं होते तो आप अगर कोई सिक्योरिटी इशू करना चाह रहे हैं मार्केट में तो वो बोलेंगे हमने उनको इशू किया कि ये डिबेंचर्स ले लो, ये डेट सिक्योरिटी ले लो, वो बोलेंगे ठीक है कोई सिक्योरिटी के तौर पे चीज दो। अब बैंक अपना असेट कहां से देगा? बैंक अपना असेट कहां से देगा? वहीं ये जो बैंक ने पहले लोन दिए हुए हैं, ये लोन पे जो सिक्योरिटी मॉर्गेज आई है, यही सिक्योरिटी आगे वाले को दिखा के कि अगर आपका रीपेमेंट नहीं हुआ तो इस सिक्योरिटी को बेच के आपका पैसा दे दिया जाएगा। अब सुनना, अब प्रैक्टिकली अगर समझो तो बैंक की पोजीशन क्या हो गई है? एवरी ईयर एंड पे बैंक को लोन से इंटरेस्ट आएगा कि ए बी सी डी ई लोन पे इंटरेस्ट देबो जी, क्या रेट से? 12% से, 12% से लोन पे इंटरेस्ट दो। अब बैंक ने 12% से लोन पे इंटरेस्ट ले लिया और अब इनको जब इंटरेस्ट पे करना है, कितना देना? सिर्फ मात्र केवल 7%। तो ये जो बैलेंस पूरा तकरीबन 5% का इंटरेस्ट रेट है, ये क्या है? ये बैंक्स का प्रॉफिट है। तो बैंक को क्या करना है? यहां से इंटरेस्ट रेट लिया और यहां पे इंटरेस्ट पे कर दिया, एंड बैंक मस्ती में बैठी है। और सर बैंक के पैसे, जेब से तो पैसे भी नहीं गए ना प्रैक्टिकली, पहले जो पैसे गए थे, जिनको लोन दिया था, वहां पे सिक्योरिटी इशू करके वापस पैसे आ गए ना, तो बैंक के इलिक्विड एसेट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। The illiquid assets have been converted into liquid and now bank again has got money. वो और लोन देगी, वापस assets आएंगे, वापस securitized debt instrument issue होगा और ये कहानी चलती रहेगी। I hope you are understanding the concept of securitization, and this is the beautiful concept of securitization. I hope you are with me. Clear है यारों? So this is the concept of securitization. अब securitization में अगर हम पार्टीज का नाम लिखना चाहें तो मैं आपको इमेज दिखाता हूं एक। ये देखिए, तो ये जो लोग लोन दे रहे हैं, बोरोवर्स हो गए जिन्होंने लोन लिया है बैंक से, बोरोवर, या फिर इनको ऑब्लाइजर भी कह सकते हैं, ऑब्लाइगर, ठीक है। ये हो गया बैंक ओरिजिनेटर, ये एसपीवी या एसपीडीई कह सकते हैं, और ये हो गया इन्वेस्टर। अब बच्चों को अगर इसमें भी लिखना है ना, तो आप समझो ये हमारे डायग्राम के अंदर भी ये हो गए बोरोवर या फिर ऑब्लाइगर्स कह सकते हैं इनको, ठीक है, जिनकी ऑब्लिगेशन रहेगी टू पे, इनकी ऑब्लिगेशन है टू पे, लोन रीपे तो इन्हीं को करना है। फिर ये आ गया हमारा बैंक। बैंक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, देखना केयरफुली।
बैंक इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर. ओरिजिनेटर. फिर ये एसपीवी या एसपीडी कह सकते हो, स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी या स्पेशल पर्पस व्हीकल कह सकते हो. और लास्ट में आ गया आपका इन्वेस्टर. एंड दिस इज हाउ सिक्योरिटाइजेशन प्रैक्टिकली फंक्शंस. मैंने एकदम समरी तरीके से बताने की कोशिश की ताकि हर एक बालक को सिक्योरिटाइजेशन समझ में आ गया कि सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है. अब बैंक इज प्रैक्टिकली कन्वर्टिंग इट्स इलिक्विड एसेट इनटू लिक्विड एसेट विद द हेल्प ऑफ अ एसपीवी. विद द हेल्प ऑफ अ एसपीवी. कि बैंक अपने लिक्विड एसेट है कि लोन दे दिया, अब इन लोन का क्या करें, बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, वो पता नहीं 10 साल बाद पैसे देंगे. इन लोन को दिखा के, इन लोन की सिक्योरिटी दिखा के मार्केट में डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर देते हैं और उससे पैसा आएगा, वापस पैसा आएगा. तो हमारा जो इलिक्विड एसेट्स हैं that can be converted into liquid assets. I hope you're understanding, right? So I certainly have some time restriction, उस कारण से मैं समराइज तरीके से बता रहा हूं, but I hope कि हर एक बालक को समझ में आया होगा what do you mean by securitized debt instrument. तो आप में से जिनको नहीं पता था securitized debt instrument क्या होता है, इसको भी पेन डाउन कर लो. बिल्कुल जल्दबाजी मत करो, जीवन में एक नया कंसेप्ट समझ में आएगा तो आगे बढ़ोगे. ठीक है? And as soon as you pen it down, फिर आपको दिखेगा एक नॉर्मल शुभम शुक्लेचा with the normal revision speed. चलिए पेन इट डाउन. जिनके पास नहीं है और जिन बच्चों का ऐसा है ना कि पेन हमें तो पता था पहले से या फिर आपके रेगुलर बैच की तरह लिखा हुआ है तो कोई परेशानी की बात नहीं, सीधे रिवीजन मोड में आ जाओ. चलिए. यस पीपल. वो और गधों मैं रुकूंगा नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और फिर पेन डाउन करेंगे. ठीक है? यस पीपल. चलिए यारों. So let's start the revision of chapter number 12 securitization. चलिए यारों. तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा है, सुनना ध्यान से. इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, ओवरव्यू में. सबसे पहले नेम ऑफ द रेगुलेशन शुड बी क्लियर इन योर माइंड. द नेम ऑफ द रेगुलेशन इज सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटी रिसीट्स रेगुलेशन 2008. क्लियर है? सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटी रिसीट्स रेगुलेशन 2008. इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एबीसी. ए क्या आता है, What is securitization? That is for knowledge, for understanding, but not for examination. ये वो है जो हमने पहले पढ़ लिया. Because securitization जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ोगे. ठीक है, डन. नेक्स्ट कम्स इसके अंदर सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट एंड लास्टली आता है सिक्योरिटी रिसीट. तो सिक्योरिटी ये सब एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है और सिलेबस में भी है. ठीक है? तो सबसे पहले सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं. सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट को लेकर आपको 3 चीजें पढ़नी है. पहला, इंट्रो टू सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे. नेक्स्ट, पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, कि सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट का पब्लिक इशू होगा तो क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होगा. एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट. आई होप यू वेरी क्लियर. सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, उस पर क्या प्रोविजन होता है, उसके पब्लिक इशू पे क्या रूल्स आते हैं और उसकी लिस्टिंग पे क्या रूल्स आते हैं. और लास्ट में हम पढ़ेंगे एलिजिबिलिटीज एंड कंडीशंस फॉर सिक्योरिटी रिसीट्स. बस ये 4 चीजें पढ़नी है एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी ओवर. चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, पेज नंबर 12.5 पे दिया है. 12.5 हम आ रहे हैं. 12.5. यस भैया, यहां मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ज्यादा सुंदर है, यारों कोप अप करिएगा. ठीक है? पिछले चैप्टर की हैंडराइटिंग देखना, वो एक्चुअली बहुत भारी थी. ठीक है ना? तो उससे इसको कोप अप करो. चलो, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट. सबसे पहला टॉपिक क्या आता है इसके अंदर, एलिजिबिलिटी. कि आखिर हु ऑल आर एलिजिबल टू इशू सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, व्हिच ऑल एंटिटीज आर एलिजिबल टू इशू सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट. क्या लिखा है उसके अंदर देखो. सबसे पहले, एनी एंटिटी हु हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एसपीडी, स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी, या फिर एसपीवी कह सकते हो आप जिसको, स्पेशल पर्पस व्हीकल. तो सिर्फ एक ऐसी एंटिटी इशू कर सकती है सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट जहां पे एसपीडी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है. So the bank directly cannot practically issue securitized debt instrument. You have to create a SPV and then the SPV is going to issue. तो पहला creation, पहली basic चीज क्या हो गई, you need to create a special purpose vehicle. Next, comply with all other regulation and act. जितने सभी के regulations और जो भी acts हैं उन सबको भी आपको comply करना है. Then you have to ensure that you have a trustee. सुनना ध्यान से, you need to have a trustee. अबे trustee सुनना क्या, this trustee should be, must be regulated under SEBI issue and listing of securitized debt instrument and security receipt regulation 2008. या तो trustee should be registered under this, trustee should be regulated under this regulation, और या फिर trustee should be a debenture trustee under debenture trustee regulation, और governed under, registered under securitization reconstruction company under SARFAESI. या तो वो एक securitization reconstruction company होना चाहिए under SARFAESI, या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक भी ट्रस्टी होगा तो चलेगा. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, वो हुआ तो भी चलेगा. कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक होगा तो चलेगा, अदर देन रीजनल रूरल बैंक, कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा तो चलेगा. तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करना है तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है. बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एसपीवी बनना चाहिए, एसपीडीई बनना चाहिए, सारे एक्ट, सारे रेगुलेशन कंप्लाई होनी चाहिए,
ट्रस्टी होना चाहिए. ट्रस्टी शुड बी अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर दिस रेगुलेशन एज अ ट्रस्टी और हु इज अ डिबेंचर ट्रस्टी. सारफेसी के अंदर वो एक सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, नाबार्ड है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है वो ट्रस्टी होना चाहिए. तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप कोई व्यक्ति को इस रेगुलेशन के अंदर रजिस्टर कर दो या फिर इनमें से किसी व्यक्ति को ट्रस्टी बना दो. ये लोग ट्रस्टी होने चाहिए. उसके अलावा ट्रस्टी मिनिमम नेटवर्थ शुड बी 2 करोड़. ट्रस्टी की मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 2 करोड़ की. साथ में ट्रस्टी शुड हैव मिनिमम 2 एम्प्लॉइज ईच हैविंग 5 years of ट्रस्टी शुड हैव 2 एम्प्लॉइज हैविंग 5 years of experience and anyone should have a degree of law. मैं भी वेरी केयरफुली बोल रहा हूं, हर एक बात पे ध्यान देने की कोशिश करो. सिक्योरिटाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स सा चैप्टर है. इस रिवीजन लेक्चर के साथ में आपकी लाइफ काफी आसान हो सकती है. 100% फोकस ऑन द स्क्रीन. सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है. सिक्योरिटाइजेशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट अगर कभी भी इशू करना चाहते हैं तो क्या क्या एलिजिबिलिटी आ जाती है. एलिजिबिलिटी में पहले हमने पढ़ा, सबसे पहला पॉइंट क्या, बहुत इजी, दैट यू नीड टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल पर्पस व्हीकल. ठीक है, स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी आपको फॉर्म करनी है. थम्स अप. ओके. You have to comply with all the acts and the regulations. Thumbs up. Then you need to have trustee. Okay, trustee कैसा? या तो इसी एक्ट में बना हुआ व्यक्ति या फिर ये जो इतने सारे स्पेसिफाइड इनमें से कोई भी व्यक्ति चलेगा. Okay. लेकिन जो भी ट्रस्टी होगा, it needs to have a minimum net worth of 2 CR. It needs to have a minimum 2 employees having experience of 5 years, and it needs to have at least one member who is a law graduate. I hope you're understanding. So that is the first requirement of securitized debt instrument के इंट्रोडक्शन में. पहला पॉइंट हुआ. फिर आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट में, लॉन्चिंग ऑफ द स्कीम. कि सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट की अगर स्कीम को कभी भी लॉन्च करना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सुना स्कीम को लेके. पहला, इट विल ऑलवेज बी थ्रू एसपीडी. तभी तो कॉन्स्टिट्यूट एसपीडी वाज द बेसिक एलिजिबिलिटी. हमेशा बैंक खुद से सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं करेगा, बैंक कॉन्स्टिट्यूट करेगा एसपीडी को और वो एसपीडी सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी. नेक्स्ट, मल्टीपल स्कीम अगर आप बना रहे तो उसके सेपरेट अकाउंट रखने हैं आपको. अगर आप ऐसा मान लीजिए आपने ईयर 2011 में एक बार सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया, 2015 में वापस किया, 2018 में वापस किया, तो आप मल्टीपल स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, अलाउड है, बट यू नीड टू हैव मल्टीपल सेपरेट अकाउंट्स. इन सबके अकाउंट्स आपको सेपरेट रखने हैं. इफ यू आर हैविंग मल्टीपल स्कीम्स यू नीड टू हैव मल्टीपल अकाउंट्स. परफेक्ट. नेक्स्ट, मल्टीपल स्कीम्स है, सबका सेपरेट रिडम्पशन करना है. 2011 के अंदर आपने 5 years की इशू की है सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, तो वो आपको 5 years के बाद रिडीम करना है. 2014 में अगर आपने वहां पे 7 years की है तो आपको 7 years के बाद रिडीम करना है. सबका रिडम्पशन अलग अलग होगा. तो इफ एट ऑल एन एंटिटी इंटेंड्स टू हैव मल्टीपल स्कीम्स, इट नीड्स टू हैव सेपरेट अकाउंट, सेपरेट रिडम्पशन. नेक्स्ट, स्कीम में हैव क्लीन अप कॉल ऑप्शन. सर ये क्लीन अप कॉल ऑप्शन क्या होता है, फोकस करना केयरफुली. क्लीन अप कॉल ऑप्शन, ये देखो रेगुलर बैच में मैंने पढ़ाया था. अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, क्या लिखा है, इफ सर्कमस्टेंसेस आर सच the mortgage pool is not able to pay the interest or principal amount, then the bank will have to pay. कि अगर कभी ऐसा होता है कि हमने जो सिक्योरिटी दिखाई थी ना कि तुम सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट खरीद लो, ये हमारे लोन वाले लोगों की असेट है, ये असेट से आपका पे ऑफ कर देंगे. बट हमने भारत की हालत देखी, कभी कभी एक व्यक्ति ने एक ही प्रॉपर्टी में मल्टीपल बैंक से लोन ले लिया है. तो अगर कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, अगर मान लीजिए बैंक है, एसपीवी है, वो एसपीवी उनको रिपे नहीं कर पा रही है, वो असेट को बेच पे रिपे नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर एक क्लॉज होता है क्लीन अप कॉल ऑप्शन. उसके अंदर बैंक बोलता है चिंता मत करो, अगर डिफॉल्ट होता है तो मैं पे कर दूंगा. इफ ये जो असेट है ना, ये असेट इनफ नहीं होते हैं, देन आई विल पे. तो अगर बैंक ऐसा क्लॉज रखना चाहता है तो वो रख सकता है बाय द नेम ऑफ क्लीन अप कॉल ऑप्शन. क्लीन अप कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि एसपीवी ने सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किए और बदले में उनको सिक्योरिटी भी तो दी है, उनकी वाली, किनकी वाली याद आ रहा है ना, जिन्होंने लोन लिया था उनके असेट्स ऐसे सिक्योरिटी दी थी. बट टुमारो इफ एट ऑल दीस असेट्स आर नॉट इनफ to pay off their debts, तो उन circumstances के अंदर बैंक can have a clean up call option wherein bank takes the responsibility to pay off. तो it may have a clean up call option, mandatory नहीं है, it may have a clean up call option. तो ये आपको देखना है as an investor. And the last point about launching of scheme is SPD cannot spend more than the allowed expense. Excess will be borne by the trustee. तो एक allowed limit, जैसे कि म्यूचुअल फंड में हमने पढ़ा होगा ना एक्सपेंस रेशियो, तो वैसे ही एसपीडी के ऊपर भी एक लिमिट देते हैं एक्सपेंस की, कि अपने ऑपरेशनल एक्सपेंस में आप कितना खर्च कर सकते हो. उस लिमिट के बाद आप एक्सपेंस नहीं कर सकते, और अगर आप उस लिमिट से ज्यादा कुछ कर देते हैं तो इट हैज टू बी बोर्न बाय ट्रस्टीज. दैट इज द सेकंड पॉइंट. व्हाट वी आर स्टडीइंग, वी आर ट्राइंग टू स्टडी व्हाट, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट. पहला पॉइंट में पढ़ा एलिजिबिलिटी, कि कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है. हमने पढ़ा ठीक है ट्रस्टी ऐसा होना चाहिए. फिर आए लॉन्च कब कर सकते हैं, फिर हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े कि आप एसपीडी के थ्रू ही कर सकते हो, मल्टीपल स्कीम अलाउड है, हर एक का अलग अलग अकाउंट होना चाहिए, अलग अलग रिडम्पशन होना चाहिए. स्कीम के अंदर क्लीन अप कॉल ऑप्शन हो सकता है, इट मे हैव क्लीन अप कॉल ऑप्शन. ओके. थर्ड इज रिडम्पशन. अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. रिडम्पशन में क्या लिखा है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रस्टी एंड एसपीडी. ट्रस्टी और एसपीडी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिडम्पशन कराने की. इफ एनीवन डिफॉल्ट
देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विसर। अब सुनना सर, सर ये तो आपने जब बताया सर्विसर कहीं पे आया नहीं था, तो यहां पर कैसा होता है, दिस एसपीवी मे हैव अपॉइंट अ सर्विसर, कि सर्विसर को अपॉइंट कर सकते हैं जो सारी आपकी हेल्प करता है। सर्विसर की ड्यूटी क्या होती है, ये भी आएगा, आगे पढ़ेंगे। कभी कभी ये ऑरिजिनेटर को ही एज अ सर्विसर भी अपॉइंट कर देता है, तो इट कैन अपॉइंट ऑरिजिनेटर एज अ सर्विसर, बट हाँ सर्विसर अपॉइंट किया जाता है बाय एसपीवी फॉर कन्वीनियंस। देखेंगे आगे सर्विसर का काम क्या है। चलो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, रिडम्पशन की, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी एंड एसपीडी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर डिफॉल्ट होता है तो सर्विसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। टेन्योर कितना होता है, टेन्योर इट कैन बी एक्सटेंडेड और इट कैन बी शॉर्टन एज पर द ऑफर डॉक्यूमेंट। जो आपका टेन्योर है उसका बढ़ाया भी जा सकता है, उसको कम भी जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट जो लिखा था उसके हिसाब से टेन्योर कुड बी एक्सटेंडेड और टेन्योर कुड बी रिड्यूस्ड। सुना मेरी बात को अच्छे से, बहुत संघर्ष में टॉपिक है, पता भी नहीं चलेगा और टॉपिक खत्म हो जाएगा। फोकस 100% ऑन द स्क्रीन, फोकस 100% ऑन द स्क्रीन। या पीपल, या फोकस हियर। चलिए क्या पढ़ा हमने, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहली चीज एलिजिबिलिटी, एसपीडी होना चाहिए, ठीक है सर। सारे एक्ट और लॉ को अप्लाई करोगे, रेगुलेशन को, हाँ ठीक है। ट्रस्टी या तो रजिस्टर्ड होना चाहिए इस एक्ट में, या फिर इनमें से कोई भी व्यक्ति चलेगा, ठीक है। मिनिमम 2 करोड़ का नेटवर्क होना चाहिए, कम से कम 2 एम्प्लॉय होने चाहिए जिनके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो। एंड लास्टली क्या, एक आपका ऐसा व्यक्ति होना चाहिए ट्रस्टी में, वन ऑफ द मेंबर शुड बी व्हाट, लॉ ग्रेजुएट। इजी। फिर बना स्कीम को लेकर, व्हेन कैन यू लॉन्च, तो हमने पढ़ा कि लॉन्च इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, मल्टीपल स्कीम हो सकती है, अलग अलग अकाउंट हो सकता है, ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़े, कंफर्टेबल। फिर आगे के रिडम्पशन, भैया जी रिडम्पशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ट्रस्टी एंड एसपीडी की। अगर डिफॉल्ट होता है तो सर्विसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सर क्या हम टेन्योर को कभी ज्यादा कर सकते हैं, इट हैज टू बी एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट में प्रोविजन लिखा है कम ज्यादा करने का, तो आप कर सकते हैं। चलिए थर्ड, फोर्थ इज अबाउट सर्विसर 12.7। फोर्थ पॉइंट टॉक्स अबाउट सर्विसर 12.7। चलिए सर्विसर के बारे में कुछ जानते हैं। 12.7 ये रहा सर्विसर। सुना ध्यान से अच्छे से कि सर्विसर की ड्यूटी क्या क्या होती है। असेट पूल को मैनेज करना है, जो पूरा असेट पूल है ना, जो अपने मॉर्गेज के तौर पे दिया है, सिक्योरिटी के तौर पे, इस पूरे असेट पूल को मैनेज करने का काम होता है सर्विसर का। असेट पूल के कलेक्शन का काम होता है सर्विसर का। इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरा, कि यहां से जो भी आपको इन्वेस्टर के अंदर, आपको सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो भी आपका पूल है वो जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये काम भी किसका है, सर्विसर का। कोऑर्डिनेट करना है ऑब्लाइगर्स के साथ में, किसके साथ में कोऑर्डिनेट करना है भैया जी, ठेठ जिन्होंने बोरो किया था उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, ये भी काम किसका है, सर्विसर का। रीइन्वेस्टमेंट इफ अलाउड, ये भी काम किसका है, सर्विसर का। तो सर्विसर ये पूरा काम प्रैक्टिकली हैंडल करता है। सब लोगों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट हु एक्चुअली डज द ऑपरेशनल जॉब इज द सर्विसर। हु एक्चुअली डज द ऑपरेशनल जॉब इज द सर्विसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए यार, ठीक है। तो सर्विसर की ड्यूटी क्या है, फोकस करना। 5 ड्यूटी यहां पे दिख रही है। असेट पूल को मैनेज करना सर्विसर की ड्यूटी है। असेट पूल का कलेक्शन सर्विसर की ड्यूटी है। इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट करना, मैनेज करना, कलेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब सर्विसर की ड्यूटी है। उसके बाद में कोऑर्डिनेट भी करना है ऑब्लाइगर्स के साथ में, ये भी सर्विसर की ड्यूटी है। एंड लास्ट बट नॉट रीइन्वेस्टमेंट अगर अलाउड है तो ये भी सर्विसर की ड्यूटी है, ठीक है। ट्रस्टी हैज टू एंश्योर दैट सर्विसर कीप्स प्रॉपर अकाउंट, कि ट्रस्टी की ड्यूटी क्या है कि ध्यान रखें कि सर्विसर जो भी काम कर रहा है प्रॉपर अकाउंट्स तो रख रहा है ना। एंड सर्विसर हैज सच रिसोर्सेज दैट सर्विसर कैन मैनेज द असेट पूल, कि पूरा असेट पूल सर्विसर को मैनेज करना। देखा सर्विसर की ड्यूटी क्या थी, बेसिक असेट पूल को मैनेज करना, असेट पूल में कलेक्ट करना, इन्वेस्टर को रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट करना, कोऑर्डिनेट विद द बोरोवर्स। एंड लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, रीइन्वेस्टमेंट फॉलो। तो ये सब काम करने के लिए देखा जाएगा कि सर्विसर के पास में इनफ रिसोर्सेज है या नहीं है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ ट्रस्टी टू एंश्योर दैट सर्विसर हैज गॉट इनफ रिसोर्सेज और नॉट। चल ये हो गया सर्विसर के बारे में, फोकस करना। फोर्थ पॉइंट वाज अबाउट सर्विसर। फिफ्थ आ गया लिमिट ऑन होल्डिंग ऑफ ओरिजिनेटर, कि जो ओरिजिनेटर है, जैसे कि हमारे केस में बैंक ओरिजिनेटर है, ओरिजिनेटर क्या सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर सकता है, प्रैक्टिकली करता ही नहीं है। बट एक लिमिट लगाई गई है कि अगर ओरिजिनेटर कौन सा भी पढ़ा है ना, बैंक इन सिक्योरिटीज को होल्ड करना चाहे तो कर सकता है। क्या करना चाहे तो मैक्सिमम कितना, 20% होल्ड कर सकता है। इफ सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट आर इशूड टू पब्लिक एंड लिस्टेड, इफ दे आर इशूड टू पब्लिक एंड लिस्टेड, तो एक लिमिट है। सर 1% होल्ड नहीं करना चाहता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम होल्डिंग नहीं है, अपर कैप है। लिमिट ऑन होल्डिंग ऑफ ओरिजिनेटर, तो अगर ओरिजिनेटर चाहता है होल्ड करना, ये कभी कभी होता है अंडरराइटिंग के केस में, वहां नहीं जा रहे हैं हम लोग कि किस केस में ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा हो ओरिजिनेटर इज buying those securitized debt instrument, so he can maximum buy 20% if the securities are issued to public and are listed. If it is not issued to public and not listed, then what? अगर उन केस में नहीं आता तो कोई लिमिट नहीं है, then the limit is not applicable. Otherwise, generally, if the securitized debt instrument are issued to public and listed, उन circumstances में originator maximum 20% of the total instruments अपने नाम पे होल्ड कर सकता है।
दैट इज पॉइंट नंबर 5, लिमिट ऑन होल्डिंग। फिर आता है लास्ट पॉइंट, पॉइंट नहीं, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट पॉइंट, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड, कि क्या सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट के सारे रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा? जी हां, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मेंटेन रजिस्टर ऑफ होल्डर ऑफ सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, कि जितने भी लोगों ने सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट लिया था उन सबका रजिस्टर बना के रखना है, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल होल्डिंग, एंड हैज टू बी मेंटेन फॉर 8 years। तो जब भी सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे तो उन सबका प्रॉपर रजिस्टर आपको बना के रखना है, इट हैज टू बी मेंटेन फॉर 8 years। और इसके बाद में लास्ट पॉइंट जाता है, दैट इज अबाउट वाइंडिंग अप। उसके लिए आपको जाना होगा पेज नंबर 12.10 पे। 12.10 आपके लिए आता है अबाउट वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप, इधर आ जाओ। वाइंडिंग अप को लेकर क्या चीज बतानी चाहिए? 3 चीजें बतानी चाहिए कि कभी भी सिक्योरिटाइज्ड डेट का इशू वाइंड अप कब होगा? इफ ऑल द सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन फुल्ली रिडीम्ड, कि अगर सारे सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हमने फुल्ली रिडीम कर दिए हैं, या फिर ऑन लीगल मैच्योरिटी, कि भाई प्रायर रिडीम नहीं किए, जब उसका एक्चुअली मैच्योरिटी पीरियड आया तब। प्रैक्टिकली दोनों सेम हो सकते हैं ना, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। तो जब लीगल मैच्योरिटी आएगी तब वाइंडिंग अप हो जाएगी स्कीम की, या फिर लीगल मैच्योरिटी नहीं, हमने पहले भी कर दिया बट हमने सारे सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट को रिडीम कर दिया है, तब भी बंद हो सकते हैं, या फिर एनी टाइम ऑन पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। इन 3 केसेस से, इन 3 तरीकों से आपका सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट कभी भी क्या हो सकता है? वाइंड अप। वाह, इधर आ जाओ आप लोग। हमने क्या पढ़ा? मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारी चीजें पढ़ानी है। सबसे पहली चीज आती है इसके अंदर सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्या? इंट्रो टू सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, और ये खत्म हुआ इंट्रो, ताकि अब आपको सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में ये सारी चीजें पता है। सो दैट इज ऑल अबाउट सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट का इंट्रो। अगर एक स्टेप आगे जाते हैं तो क्या है यहाँ पे? पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, कि सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट का पब्लिक इशू के अंदर क्या क्या प्रोविजन है, कि अगर मुझे पब्लिक इशू करना है तो मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना है। यार 12.9 टॉक्स अबाउट पब्लिक इशू। 12.9 वो पब्लिक इशू, क्या बात है? पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, कि अगर कभी भी आप, ये बहुत आसान है, मेरे साथ बने रहो, बहुत ज्यादा आसान है। अगर कभी भी आपको पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट करना है तो पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट आप किस प्रकार से कर सकते हैं? देखो ध्यान से। फर्स्ट, अजीब पब्लिक ऑफर किसे कहते हैं? सुनो, अगर आप सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफर कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, इफ एनी पर्सन कैन अप्लाई फॉर सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, देन इट इज अ पब्लिक ऑफर। कब कहेंगे कि पब्लिक ऑफर हुआ है? कब कहेंगे कि सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट का पब्लिक ऑफर हुआ है? इफ एनी पर्सन कैन अप्लाई फॉर सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, देन इट इज अ पब्लिक ऑफर। इफ ओनली द पर्सन हु रिसीव्स द ऑफर डॉक्यूमेंट कैन अप्लाई, दिस इज नॉट अ पब्लिक ऑफर। समझना? मैंने 200 लोगों को ऑफर डॉक्यूमेंट दिया है, वही 200 लोग अप्लाई कर सकते हैं सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए, दिस इज नॉट अ पब्लिक ऑफर। मैंने 200 लोगों को ऑफर डॉक्यूमेंट दिया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन हु गेट्स टू नो कैन अप्लाई, दिस इज अ पब्लिक ऑफर। तो यही कह रहे हैं कि पब्लिक ऑफर है नहीं, कैसे पता चलेगा? तो अगर कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, दैट्स अ पब्लिक ऑफर, लेकिन जो लोगों को हमने ऑफर डॉक्यूमेंट दिया था वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ पब्लिक ऑफर। तो पहली बात क्या करें, पब्लिक ऑफर है या नहीं है, तो इस चीज से पता चलेगा। नेक्स्ट, इफ ऑफर इज मेड टू मोर देन 50 पीपल इन अ फाइनेंशियल, एक साल में कम से कम 50 से ज्यादा लोगों को आपने ऑफर देना है। तो सिंपल बात क्या बोल रहे हैं यहां पे कि सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट का पब्लिक ऑफर कब कहा जाएगा? व्हेन एनीवन कैन अप्लाई। इट इज नॉट द केस कि जिनको आपने ऑफर किया वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो पब्लिक ऑफर नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है तो पब्लिक ऑफर होगा। क्लियर है यार? पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ क्या किया जाएगा कि अगर मैं सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट का पब्लिक इशू करना चाहता हूं, सो ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हैज टू बी गिवन टू सेबी। सेबी को देना होगा। कितने दिन के लिए रुकना होगा? 15 डेज। 15 डेज प्रायर टू फाइलिंग ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट हमें सेबी को देना है। सेबी ने अगर कोई भी चेंजेस बता दिए स्टेप 2 में, तो हमें ऑफर डॉक्यूमेंट बनाना है इंक्लूडिंग द चेंजेस, और वो सेबी को देना है, और उसके बाद में वो दे देंगे हम किसको? स्टॉक एक्सचेंज को या पब्लिक को। तो सेम है नॉर्मल कंपनी जैसे आईसीटीआर में पढ़ते हैं, बस 30 की जगह 15 डेज आ गए यहाँ पे, सिंपल। तो ऑफर डॉक्यूमेंट हम देते हैं किसको? हम ऑफर डॉक्यूमेंट देते हैं सेबी को। 15 दिन के अंदर सेबी ने कोई भी चेंजेस बता दिए तो चेंजेस इंकॉर्पोरेट करके हम एक और फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट, तो पहले ड्राफ्ट था, अब फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट भी सेबी को देते हैं, और यही जो फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट हम दे देते हैं रिकॉग्नाइज्ड हमारे स्टॉक एक्सचेंज को और पब्लिक को। बहुत आसान। ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। थर्ड, अरेंजमेंट विद डिपॉजिटरी। सो whenever you're issuing the securitized instrument, you have to enter into an arrangement with depository. Every holder gets an option of physical और डीमैट मोड। जैसे कि शेयर्स के ऊपर डीमैट अनिवार्य हो चुका है, यहां पे अभी तक क्या लिखा है कि आप इन्वेस्टर्स को चॉइस देंगे कि फिजिकल होल्ड करना है या डीमैट में होल्ड करना है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग। मिनिमम 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेना अनिवार्य है। मिनिमम 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेना अनिवार्य है। ऑफर पीरियड वुड बी मैक्सिमम 30 डेज, कि मैक्सिमम 30 डेज का ऑफर पीरियड रह सकता है फॉर सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट।
नेक्स्ट इज ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए रूल, वही रूल जो मैं आपको हमेशा से कह रहा हूं ऑफर डॉक्यूमेंट में, लाइक अ प्रोस्पेक्टस, द गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस, ना तो कुछ झूठा होना चाहिए ना ही कुछ छूटा होना चाहिए। मतलब इट शुड नॉट, ऑफर डॉक्यूमेंट शुड नॉट कंटेन एनीथिंग फॉल्स, anything misleading, and it should not even omit any material facts. So ना तो कुछ छूटा होना चाहिए ना ही कुछ छूटा होना चाहिए ऑफर डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट कम्स ओवर सब्सक्रिप्शन। सुनना कि क्या ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, हाँ। क्या हम थोड़ा भी ओवर अलॉटमेंट कर सकते हैं, जी नहीं। जितने सिक्योरिटीज के लिए एप्लीकेशन आई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने जितनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज प्लान है उतने इशू करेंगे। यू कैन नॉट डू एनी ओवर अलॉटमेंट, यू कैन नॉट डू एनी ओवर अलॉटमेंट। देखो क्या लिखा है, कैन नॉट एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ ओवर सब्सक्राइब पोर्शन, कि ओवर सब्सक्राइब पोर्शन का कुछ पार्ट एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट ही होगा। अलॉटमेंट एज पर लिस्टिंग अग्रीमेंट, लिस्टिंग अग्रीमेंट के हिसाब से अलॉटमेंट होगा। जैसे कि आप आईसीडीआर में पढ़ते हो ना कि थोड़ा सा ऊपर दे सकते हो, याद होगा तो, राइट। यहां पे उतना ऊपर आप नहीं दे सकते। अलॉटमेंट, अगर डीमैट में अलॉटमेंट हो रहा है, हमने देखा ना ऑप्शन दे जाएगा फिजिकल या डीमैट में। अगर डीमैट में अलॉटमेंट हो रहा है, इट हैज टू बी विदिन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू, और अगर फिजिकल में हो रहा है, इट हैज टू बी अलॉटेड विदिन 8 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू। तो अगर अलॉटमेंट कब तक होगा, डीमैट में विदिन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू, और वहीं फिजिकल के केस में विदिन 8 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू। मैं आपको क्या कह रहा हूं, बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों डरते हो आप इस चैप्टर से। डोंट थिंक द चैप्टर इज वेरी इजी। अरे अगर आपके से चार्ट है तो बेहतरीन बात, नहीं है तो बस मेरे साथ में बना लो एक बार चार्ट। वंस यू हैव मेड दिस चार्ट ना, आपको चैप्टर इतना आसान लगेगा कि दीवाने हो जाओ। ये तो मेरे पास समय नहीं है यारों, बस चैप्टर में हम घुस घुस के पढ़ सकते थे। मेरे पास मतलब आपके पास समय नहीं है गधों, एग्जाम सिर पे है, और मैं कोशिश करूं कि इनको एकदम क्रिस्प आपका वीडियो बनाए कि विद द लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ पाए। वरना भाई साहब हम रेगुलर टाइम पे क्या पढ़ते हैं, हा। एकदम पहले मैं पूछता हूं कि पैराग्राफ में आपका ओपिनियन क्या है, मेरा ओपिनियन ये है, और एक्चुअल पोजीशन ये है, और कभी कभी तो पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, ये भी हम पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं। तो फोकस 100% यहां पे रखना है। हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने शुरू किया था सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद इंट्रोडक्शन में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े, और पब्लिक इशू में, पब्लिक इशू के पॉइंट जरूरत से ज्यादा आसान है कि पब्लिक इशू कब होगा, व्हेन एनी पर्सन कैन अप्लाई मोर देन 15 फाइनेंशियल ईयर। फिर हमने पढ़ा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, सभी को देंगे, 15 दिन के लिए रुकेंगे, चेंजेस बताएगा, ऑफर डॉक्यूमेंट उसको देंगे, एंड ड्राफ्ट ऑफ द फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट विल बी गिवन टू स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज आरओसी। नेक्स्ट क्या हो गया, अरेंजमेंट डिपॉजिटरी। ऑप्शन होता है फिजिकल या डीमैट, तो उसके लिए आप अरेंजमेंट करेंगे, जितने लोग डीमैट में उनके लिए आपको डिपॉजिटरी से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्रेडिट रेटिंग कम से कम 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, ऑफर पीरियड मैक्सिमम 30 डेज। ऑफर डॉक्यूमेंट ना तो कुछ उसमें फॉल्स मिसलीडिंग होना चाहिए, और ना ही कोई मटेरियल फैक्ट ओमिटेड होना चाहिए, ना तो कुछ झूठा होना चाहिए ना ही कुछ छूटा होना चाहिए। उसके बाद आता है ओवर सब्सक्रिप्शन, कि आप कुछ भी थोड़ा भी ओवर सब्सक्रिप्शन को अलॉटमेंट नहीं कर सकते, जितना आपने डिसाइड किया था उतना ही होगा। द लास्ट पॉइंट इज अलॉटमेंट, डीमैट के अंदर विदिन 5 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू, एंड फिजिकल में विदिन 8 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। भैया जी इंसेप्शन हो गया, रिवीजन में रिवीजन हो गया, बहुत बढ़िया। Where are we here? We are done with intro to securitized debt instrument and public issue of securitized debt instrument, and now there is what, listing of securitized debt instrument। यहां पे कुछ भी नहीं है, listing of securitized debt instrument 12.14 लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। वो क्या है लिस्टिंग के अंदर, मैंडेटरी लिस्टिंग, के सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट की मैंडेटरी लिस्टिंग होना अनिवार्य है, ठीक है। मतलब लिस्टिंग मैंडेटरी, चॉइस नहीं है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग, आपको एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देना होगा, लिस्टिंग एग्रीमेंट करना होगा आपको स्टॉक एक्सचेंज के साथ में, वो आपको कंप्लाई करना होगा। मिनिमम पब्लिक ऑफरिंग फॉर लिस्टिंग, ऑल डिस्क्लोजर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, सारा का सारा आपको डिस्क्लोजर करना है, और जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वो आपको कंप्लाई करना है। बाकी मैंने आपको सारा बता दिया, क्रेडिट रेटिंग लेनी है आपको 2 एंटिटीज से वगैरह वगैरह। कंटिन्यूअस लिस्टिंग एग्रीमेंट, ऑल डिस्क्लोजर्स ड्यूरिंग द लिस्टिंग पीरियड, मतलब आपको ऑल द डिस्क्लोजर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तब भी आपको सारे डिस्क्लोजर्स देने हैं, एंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लिस्टिंग पूरे भी आपको डिस्क्लोजर देके रखने हैं। ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, जिस प्रकार से सेबी ने स्पेसिफाई किया उसी प्रकार से ट्रेडिंग की जाएगी ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि लिस्टिंग में कोई पॉइंट नया नहीं मिला है, बस एक चीज पता चल गई कि सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैव टू बी मैंडेटरीली लिस्टेड। सिंपल। तो हम लोग कहां पर यारों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। फोकस 100% यहां पे। दिस इज अ क्विक रिकैप ऑफ द एंटायर चैप्टर। सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश की व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटाइजेशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड सिक्योरिटाइजेशन क्या है। फिर हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। फिर हमने सबसे पहली चीज पढ़ी होगी इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, इंट्रोडक्शन हो गया। फिर पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, पब्लिक इशू हो गया। फिर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, इट हैज टू बी मैंडेटरी लिस्टेड। यारों मैं इस तरह से क्यों पढ़ा रहा हूं 1.5 पे, सो दैट अगर आप बच्चे इस वीडियो को भी 2-3 बार देख लेते हैं तो इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स दिमाग में बैठ जाएंगे। मेरे लिए काफी आसान हो सकता है कि मैं मस्ती से बैठ जाऊं और बैठ के आपको बेटा ये ऐसा होता है वो ऐसा होता है करके पढ़ा दूं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यहां पे आपके लिए समय सबसे ज्यादा कीमती है। तो विद द बेस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम में रख के मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट किसी बालक का अगर एग्जाम के दिन पहले कोई टॉपिक मिस भी होता है तो अगर ये वीडियो में देख लेगा उस चैप्टर का तो विल बी ऑल सॉर्टेड कि हां ये चैप्टर देख लिया, सब्सटेंशियल पार्ट ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ही विल बी एबल टू राइट।
और अगर ये वीडियो भी 2-3 बार देख लिया तो यूल बी ऑल सॉर्टेड विद दीस टॉपिक्स। चलिए, इसमें एक चीज बच जाती है और वो एकदम पिद्दू सी है, सिक्योरिटी रिसीट को लेके एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन, कि सिक्योरिटी रिसीट इशू करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन होता है। पेज नंबर 12.13, 12.13, here it is. Security receipt. What is the eligibility to issue security receipt? Eligibility issued on private placement basis. कि पहली एलिजिबिलिटी ये है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी रिसीट इशू करना चाहता है, it can be issued only on private placement basis. Okay. Issued in compliance with applicable rules and regulation as framed by RBI. ध्यान रखना क्या लिखा है, RBI सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस से होगा एंड आरबीआई के गाइडलाइंस है, आरबीआई के गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए, आरबीआई के गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए ही आप इशू करेंगे सिक्योरिटी रिसीट्स। तो सिक्योरिटी रिसीट्स हैव टू बी इशूड ओनली थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट एंड यू नीड टू कंप्लाई आरबीआई के गाइडलाइंस। वंडरफुल। कंडीशंस फॉर लिस्टिंग क्या क्या है? पहला, इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, समझ गया था पहले। सेकंड, इशूड इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज, जो ऊपर आरबीआई लिखा है उसके अलावा एप्लीकेबल लॉज भी कंप्लाई करने हैं। तो पहले दो पॉइंट तो बहुत इजी हो गए, ऊपर का सेम हो गया। एलिजिबिलिटी क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे होना है और आरबीआई के गाइडलाइंस को कंप्लाई करके करना है। और कंडीशंस में भी क्या हो गया, पहला प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस से करना, सारे एप्लीकेबल लॉज को कंप्लाई करना। अब सुनना अच्छा पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी स्पेसिफिक पॉइंट्स। ऑफर टू मैक्सिमम 200 पीपल इन वन फाइनेंशियल ईयर, एक साल में आप मैक्सिमम सिक्योरिटी रिसीट ऑफर कर सकते हैं 200 पीपल को। सो इट कैन बी ऑफर्ड, मैंने अंडरलाइन किया हुआ रेड में इसी तरह से, ताकि सेल्फ स्टडी करते हैं मैं आपको फटाफट से वही चीजें दिखे। रुको, मैंने जो अभी अननेसेसरी ड्रॉ किया हटाता हूं, एक जो मैंने एकदम लॉजिकल तरीके से रखा तो आपके दिमाग में बैठेगा। क्या देखो, सिंपल, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस आरबीआई का रेगुलेशन। नेक्स्ट आगे क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस और एप्लीकेबल लॉज कंप्लाई करना है। फिर क्या, मैक्सिमम 200 पीपल इन अ ईयर। सिक्योरिटी रिसीट पे हूं मैं, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा चुका हूं, अब मैं सिक्योरिटी रिसीट के ऊपर हूं। सिक्योरिटी रिसीट के अंदर वापस यहां पे पॉइंट क्या आता है, इट कैन बी ऑफर टू मैक्सिमम 200 पीपल इन अ ईयर। एक साल में सिर्फ मात्र केवल आप 200 लोगों को ये ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वाज इशूड इन डीमैट फॉर्म, सिर्फ कैसे, डीमैट फॉर्म के अंदर इशू किया जा सकता है। जैसे कि सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या पढ़ा है मैंने, क्या ऑप्शन मिलता है। यहां पे क्या है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे आप सिर्फ डीमैट फॉर्म में इशू किए जाएंगे। Next, disclosures have been made as per SEBI issue and listing of securities debt instrument and security receipt regulation 2008। उसके साथ साथ डिस्क्लोजर हो चुके हैं। मिनिमम अलॉटमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10 लाख। इसका ट्रेडिंग लॉट 10 लाख का होगा, मतलब अगर किसी व्यक्ति को लेना है मिनिमम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सिक्योरिटी रिसीट लेने के लिए, फिर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख। ट्रेडिंग लॉट इज ऑल्सो 10 लाख एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो 10 लाख। इट हैज टू बी वैल्यूड प्रायर टू लिस्टिंग विद इन लास्ट 3 मंथ्स, कि जब आप लिस्टिंग करा रहे हैं उसके पिछले 3 महीनों में इसकी एक बार वैल्यूएशन होना चाहिए। एंड इट हैज टू बी रेटेड आल्सो क्रेडिट रेटिंग विद इन लास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीनों में इसकी क्रेडिट रेटिंग भी होनी चाहिए। मेरा क्या कहना है, सुनो, सिक्योरिटी रिसीट को लेके बस यही है जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप हैंडल कर पाओगे। सुनना, तो जो रेड अंडरलाइंड है बस उसको देखो एकदम दिमाग में, रेड अंडरलाइन पार्ट को दिमाग में बैठा लो, खत्म हो गया सिक्योरिटी रिसीट। क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस आरबीआई के गाइडलाइंस, वापस प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस एप्लीकेबल लॉज। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देख लिया जैसे कि मैक्सिमम 200 लोगों, 200 लोगों को ही कर सकते हैं इन फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद हमने देख लिया डीमैट में होना चाहिए। डिस्क्लोजर एज पर दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन, व्हिच रेगुलेशन सर, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटी रिसीट रेगुलेशन 2008। उसके बाद में ट्रेडिंग लॉट, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू हैज टू बी व्हाट, 10 lakh rupees, and 10 lakh is the trading lot as well. And thereafter last 2 point क्या है, it has to be valued within last 3 months and credit rating has to be obtained within last 3 months. I hope that these revisions are really helping you up. I have made a different strategy, I know this time the strategy is like that without wasting your time एकदम आए और back to back का revision करो। तो of course it consumes of course some extra energy, but मैं आपको बता रहा हूं ना कि इसका जो मजा आएगा ना, लास्ट ईयर ऑल्सो आई ट्राइड सर्टन थिंग्स, मतलब जब मेरा एमसीएस का बैच था ना यारो, एमसीएस के पहले बैच में मैंने इतना बेहतरीन चीजें, कुछ चीजों को ट्राई किया था एंड द रिजल्ट ऑफ दैट अटेम्प्ट वाज वंडरफुल। 10 ऑल इंडिया रैंक फोड़े थे उस अटेम्प्ट में यारो, तो रिजल्ट वाज वंडरफुल। तो इस बार भी कुछ एक नई चीज ट्राई की है, विश्वास मानो उसका रिजल्ट वंडरफुल होगा, बिकॉज देन यू कैन स्पेयर मोर टाइम फॉर योर सेल्फ स्टडी। अभी एक बार चैप्टर हो गया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी बैठो, ये चैप्टर अच्छे से देखा है, वीडियो अच्छे से देखा, क्या मुश्किल से कितना, मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये वीडियो मुश्किल से क्या हुआ होगा आपका 45 मिनट्स का भी नहीं होगा, ठीक है राइट। अब इसमें भी शुरुआत के 5-10 मिनट तो पूरे मेरे स्लो पढ़ाए हुए, तो आप समझो हाफ एन आवर का प्रॉपर वीडियो का चैप्टर का रिवीजन। अब जब अगली बार देखोगे तो बार बार सिक्योरिटाइजेशन समझोगे थोड़ी, सीधा चैप्टर के क्विक रिवीजन आ जाओ। क्विक रिवीजन कितना 30 मिनट्स का होगा, सुना मेरी बात को, एक और बार 30 मिनट्स का क्विक रिवीजन देखो और उसके बाद में मॉड्यूल लेके बैठ जाओ, एक एक पॉइंट पढ़ो। मैं आपको कह रहा हूं कि चैप्टर कितना आसान लगने लग जाएगा, चैप्टर कितना आसान लगने लगेगा। आई एम नॉट हियर टू मेक एवरीथिंग, मैं स्पून फीड करके नहीं देने वाला हूं, बट मैं आपको एश्योर करता हूं ये एक बार कर लिया फिर आप मॉड्यूल से पढ़ने बैठो। जो सेल्फ स्टडी बच्चे हैं, मैं आपको कह रहा हूं सेल्फ स्टडी वाले बच्चों की भी बात कर रहा हूं, मॉड्यूल से भी पढ़ने बैठोगे ना, यू विल बी ऑल सॉर्टेड, राइट। एंड इफ इट ऑल योर रेगुलर बैच स्टूडेंट, आई थिंक सब पढ़ा हुआ है डिटेल में, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लिया। अब आप बच्चे क्या करें, सब कुछ रीड कर लो अपने मेन बुक, एडिशनल क्वेश्चन बुक से, एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस।
and I'll see you people for the final session tomorrow. I'll be coming up with the revision of international listing, right? And that'll be all then for funding. फिर next week आप बच्चों के लिए IBC के लिए कुछ भयंकर सी चीज लेकर आएंगे. Okay, so that'll be all from my side, and I'll see you people for the next session tomorrow. Ta-da, bye bye.